फ्रेंड्स, विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज किसी भी देश के विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एनी कंट्री। लेकिन होता यह है कि विदेशी मुद्रा जो है उससे संबंधित चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं होती और कम जगह पर उसकी चर्चा की जाती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट होती है। अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे आप फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे, आपको फॉरेन एक्सचेंज को जो है पढ़ना ही होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है यही फॉरेन एक्सचेंज होगा कि भारत में फॉरेन एक्सचेंज जो है, विदेशी मुद्रा जो है वो उसका विनियमन कैसे किया जाता है, वो किस तरह से लेन देन किया जाता है, उसकी कीमत को, उसके मूल्य को कैसे नियंत्रित किया जाता है या उसका मूल्य बढ़ता कैसे। हम बहुत अमूमन पढ़ते हैं डॉलर की कीमत बढ़ गई, यूरो की कीमत बढ़ गई, कम हो गई, बहुत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ गई, घट गई। आखिर ये होता कैसे है और ये किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो हम आज विदेशी मुद्रा से संबंधित सारी चीज़ों को इस लेक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस एंड आई एम योर फ्रेंड सुनील सिंह। तो हम एक तो ये देखेंगे कि इसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है, किस तरह से इसका विनियमन हो रहा है, किस तरह से इसके कानून बनाया जा रहा है, इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, और दूसरा विनिमय। ये दोनों का अलग अलग समझना। ये विनियमन है, दैट इज टू मेक लॉज एंड टू इम्प्लीमेंट द लॉज, और ये विनिमय है, एक्सचेंज करना, डॉलर के बदले में रुपया लेना, रुपये के बदले में डॉलर लेना। तो उसकी रेट क्या होता है, वो किया कैसे जाता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि भारत में विदेशी मुद्रा का लेन देन करना, उसका विनियमन करना, उसका रेगुलेशन करना, इट इज़ ऑल ए लायबिलिटी ऑफ ए ड्यूटी ऑफ ए पावर ऑफ द RBI। RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो भारत का केंद्रीय बैंक है, भारत का सेंट्रल बैंक है। तो ऑल द एक्टिविटीज़ रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज इज कैरिड आउट बाय RBI ही करता है। लेकिन RBI फिर सरकार लेकिन उसके लिए नियम बनाती है, सरकार उसके लिए कानून वगैरह बनाती है, सरकार भी काम करती है। तो भारत में जो रेगुलेशन हो रहा है कि कितनी कैसे किसी को विदेशी मुद्रा मिलेगी, कितनी विदेशी मुद्रा कोई रख सकता है, कैसे कोई विदेशी मुद्रा का लेन देन कर सकता है, इसके लिए कानून बनाती है। तो हमारे यहाँ जो है रेगुलेशन के लिए पहले एक कानून प्रचलित था, फेरा कानून, FERA। इट वॉज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 का 1973 का जो है कानून है, और इसके द्वारा जो है फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ किया जाता था। लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट है, ये थोड़ा उस समय का है जब हमारे पास विदेशी मुद्रा के पर्याप्त भंडार नहीं थे। We did not have adequate reserve of foreign exchange। और यही कारण है कि फेरा जो है थोड़ा कठोर है। फेरा कानून थोड़ा कठोर था, और इस कानून में ये व्यवस्था थी कि साहब कोई भी ज़्यादा विदेशी मुद्रा अपने पास नहीं रख सकता। विदेशों में भी जब आप जाते थे, वेदर यू गो फॉर टूरिज़्म, यू गो फॉर ट्रेड, यू गो फॉर समथिंग एल्स, तो आपको जो मिलता था, विदेशी मुद्रा जो मिलती थी, वो बहुत सीमित मात्रा में मिलती थी, क्योंकि मैंने बताया कि विदेशी मुद्रा के भंडार ही हमारे पास कम थे। तो बहुत कठोरता से नियंत्रित होती थी विदेशी मुद्रा इन द टाइम ऑफ फेरा। लेकिन आप देखिए कि फिर 1991 के बाद, 90 का जो दशक है, 1990 के बाद जो है 90s में जो है, उसमें यह हुआ कि हमारे यहाँ विदेशी व्यापार बढ़ा, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया आई, विदेशी व्यापार बढ़ा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और उसके कारण फिर हमको विदेशी मुद्रा को बार बार लेना देना पड़ा। तो उसके कारण हमको नियमों को फिर शिथिल करना पड़ा, नियमों को उदार बनाना पड़ा, शिथिल तो नहीं करना पड़ा, उदार बनना पड़ा। वी हैड टू मेक द लॉज, द रूल्स लिबरल। तो फिर एक नया कानून बनाया गया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की जगह हो गया मैनेजमेंट एक्ट।
ये कानून बनाया गया 2000 में और 2002 में इन 2002 इट वाज कम्प्लीटली इम्प्लीमेंटेड। और ये कानून जो है नाम से स्पष्ट है कि अब रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, हम मैनेज कर रहे हैं, सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो ये कानून बहुत उदार है, बहुत लिबरलाइज्ड है और इस कानून के माध्यम से लोगों को अब ज़्यादा विदेशी मुद्रा भारत में रखने की अनुमति दी गई। वो ज़्यादा मतलब हायर अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कुड बी केप्ट बाय पीपल फर्स्ट। वो बैंकों में अपना विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते थे। वो विदेशों में अब मशीनें लेने के लिए, किराए पर लेने के लिए, विदेशों में निवेश के लिए पैसा ले सकते थे। विदेशों में स्थायी परिसंपत्ति खरीदने के लिए भी उनको पैसा मिल सकता था। तो इस तरह से उदार कानून बनाए गए फेमा के अंतर्गत। तो फेरा और फेमा ये दो कानून ऐसे थे जिससे हम रेगुलेट कर रहे हैं। प्रेजेंटली जो इम्प्लीमेंटेड है वो है फेमा, 2000 में बना, 2002 से लागू है, लिबरल कानून है। अब इसके द्वारा विदेशी मुद्रा का जो लेन देन है वो बहुत उदार तरीके से, आसानी से किया जा रहा है। दूसरी चीज है विनिमय की दर, एक्सचेंज की रेट। ये एक अलग ही मामला है, इसको जरा आप देखिए। इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से फ्लक्चुएशंस आते हैं, किस तरह से उतार चढ़ाव आता है डॉलर, यूरो, इनकी कीमतों में। इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में भी आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा। और मैं इसको इसलिए ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा डील करना चाहते हैं जो एल्सवाइज अवेलेबल नहीं है, जो किताबों में उतनी क्लियर नहीं है, जो दूसरी जगह इतनी क्लियर नहीं है। उसको मैं चाहता हूं कि उसको आपको लिए विश्लेषण किया जाए और आपको उसकी क्लैरिटी की जाए। और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होने का फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रखना आसान हो जाता है। आप ऐसी चीज़ याद नहीं रख रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही है। आप जिसके बारे में अंधेरे है, अंधेरे में आप ऐसी चीज़ याद करेंगे जो आपको क्लियर, तार जिसका स्पष्ट है। तो दैट इज़ व्हाट वी विश, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि एक्सचेंज रेट की दृष्टि से किसी भी देश में मुद्रा को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। दो तरह की मुद्रा होती है, एक होती है फिक्स करेंसी, जिसको हम स्थायी मुद्रा कहते हैं, और एक फ्लोटिंग करेंसी होती है। फ्लोटिंग करेंसी मतलब तैरती हुई मुद्रा। इसको स्थायी मुद्रा कहते हैं, इसको तैरती हुई मुद्रा कहते हैं। मुद्रा के कई रूप है साहब, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एक्सचेंज रेट की दृष्टि से। देखिए, फिक्स करेंसी या स्थायी मुद्रा क्या है? स्थायी मुद्रा यानी एक ऐसी मुद्रा है जहां देश में मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है या केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। When the rate of the exchange, आप रेट ऑफ एक्सचेंज समझिए, विनिमय दर समझिए। विनिमय दर का मतलब कि $1 के कितने रुपए मिलेंगे और कितने रुपए में $1 मिलेगा। 1 पाउंड के कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए में 1 पाउंड मिलेगा, कितने रुपए का 1 यूरो मिलेगा, यूरो देंगे तो कितने रुपए मिलेंगे। ये एक्सचेंज रेट की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर किसी देश में उस देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में, डॉलर की तुलना में, यूरो की तुलना में, पाउंड की तुलना में निर्धारित किया जाता है बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे आरबीआई, इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तब वो मुद्रा कहलाती है फिक्स करेंसी। क्योंकि जनरली ये रेट फिक्स हो जाता है, कई दिनों तक फिक्स ही रहता है, फिर बहुत धीरे धीरे चेंज होता है, कभी कभार चेंज होता है। लेकिन एक है फ्लोटिंग करेंसी, तैरती हुई मुद्रा। जैसे नाव तैरती ना, नाव जब पानी में तैरती है तो वो स्टिल नहीं रहती, स्थिर नहीं रहती। आप इससे समझ लीजिए। फ्लोटिंग करेंसी वो कहलाती है जब किसी देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित नहीं होता, बल्कि बाजार के बलों के द्वारा निर्धारित होता है। When the rate of exchange of currency of a country in comparison to other currencies, other international currencies, is decided on the basis of market forces, बाजार के बलों के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तब वो मुद्रा कहलाती है फ्लोटिंग करेंसी या तैरती हुई मुद्रा। अब प्रश्न ये है कि बाजार के बल क्या है? बाजार के बल सिंपल है, बाजार के बल है मांग, पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, इनके द्वारा निर्धारित होता है। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे आज बाजार में दूसरी वस्तुओं का, सब्जियों का, दूसरी चीज़ों का जो कीमत निर्धारित होती है, फलों की कीमत निर्धारित होती है और दूसरी चीज़ों की, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि जब डिमांड और सप्लाई पर ही कीमतें निर्धारित होती है। डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है तो कीमत कम हो जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है कीमत कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो कीमतें बढ़ जाती है। तो अब जब डिमांड और सप्लाई बाजार के बलों से निर्धारित होती है मुद्रा का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में, देन सच करेंसी इज टर्म्ड एज फ्लोटिंग करेंसी या तैरती हुई मुद्रा कहते हैं।
तो ये दो तरह की मुद्राएं होती है। अब ये बहुत स्वाभाविक सी जिज्ञासा किसी में भी आती है कि साहब अगर ये दो तरह की मुद्रा है तो फिर भारत की मुद्रा कैसी है। भारत की मुद्रा कैसी है ये हम देखते हैं। देखिए, भारत की मुद्रा जो है इनिशियली इट वाज ए फिक्स करेंसी, स्थायी मुद्रा थी। भारत की मुद्रा शुरू में, आरंभ में एक स्थायी मुद्रा थी, यानी भारत में विदेशी मुद्रा की तुलना में रुपए की कीमत जो है वो सरकार और आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती थी, मोस्टली आरबीआई के द्वारा निर्धारित की जाती थी, ठीक है। लेकिन 1993 में हमारे यहाँ एक चेंज हुआ। 1993 में हमारे यहाँ एक सिस्टम लागू हुआ जिसको हम लर्म्स कहते हैं, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, या इसी से रिलेटेड एक चीज है जिसको हम रुपए की परिवर्तनीयता कहते हैं, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी कहते हैं। कई बार इसको रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता भी बोलते हैं, रुपए की फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी कहते हैं। आप देखिए, इसको समझिए आप, फिर अपन देखते हैं कि भारत की मुद्रा कैसी मुद्रा है। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू की गई 1993 से, 1993 से, फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी, जिसको हम लर्म्स भी कहते हैं, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। हम समझते हैं कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता क्या है। देखो, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के दो पहलू है। एक पहलू तो यह है कि रुपए का जो परिवर्तन है, रुपए की जो कन्वर्टिबिलिटी है इनटू फॉरेन एक्सचेंज, या फॉरेन एक्सचेंज की जो कन्वर्टिबिलिटी है इनटू रुपी, इसको जो है उदार बनाया गया। इसको लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, उदार बनाया गया। एक चीज़ तो ये कि बड़ी आसानी से, कम शर्तों के साथ, बहुत ज़्यादा बिना पूछताछ के, बहुत सारे प्रमाण पत्र लाए बिना आपको एक्सचेंज किया जाएगा, फर्स्ट। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सचेंज किया जाएगा एट द रेट विच इज डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड नॉट बाय आरबीआई। मार्केट के द्वारा निर्धारित, बाजार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर एक्सचेंज रेट जो है उस पर एक्सचेंज करके दिया जाएगा विदेशी मुद्रा। विदेशी मुद्रा को एक्सचेंज करके देंगे बाजार द्वारा निर्धारित दर पर, ना कि आरबीआई द्वारा निर्धारित दर पर, उस पर एक्सचेंज करके दिया जाएगा। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसमें जो है, अब रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता में फिर से बता रहा हूं, दो चीजें हैं। एक तो रुपए को डॉलर में और डॉलर को रुपए में एक्सचेंज किया जाएगा आसान शर्तों पर, इजियर कंडीशंस पर, फर्स्ट। एंड सेकेंडली, द एक्सचेंज विल बी मेड एट एन एक्सचेंज रेट डिसाइडेड बाय द मार्केट एंड नॉट बाय द आरबीआई। तो ये कहलाता है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। 93 में लागू हुई। 93 में पहले आंशिक परिवर्तनीयता थी, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी थी। लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू फुली कन्वर्टिबिलिटी। अब ये फुली कन्वर्टिबिलिटी है। अब फुली कन्वर्टिबिलिटी में रेट ऑफ एक्सचेंज किससे डिसाइड हो रहा? बाजार से। इसका मतलब इसके कारण भारतीय मुद्रा क्या हो गई? फ्लोटिंग करेंसी हो गई। तो अब भारत में मुद्रा फ्लोटिंग करेंसी है, लेकिन पूरी तरह नहीं, नॉट कंप्लीटली। यहां पर भी एक पेंच है। अब इसको भी देखिए। आप ये देखिए कि जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता है ये लागू की गई है केवल चालू खाते में, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अब करंट अकाउंट में लागू की गई, तो करंट अकाउंट में क्यों की गई? या उसके पहले प्रश्न है कि आखिर करंट अकाउंट होता क्या है? तो उसके पहले हम ये समझते हैं कि ये लागू क्यों किया गया। यहां जड़ से समझ में आएगा। देखिए, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने का एक बड़ा उद्देश्य था भारत में निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, टू प्रमोट एक्सपोर्टर्स और टू प्रमोट एक्सपोर्ट इन इंडिया। भारत में निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यातकों को बढ़ावा देना। तो हम चाहते थे कि एक निर्यातक जो विदेशों में अपना माल बेचता है, जब वो वहाँ से विदेशी मुद्रा प्राप्त करे तो उसको जो रेट ऑफ एक्सचेंज मिले वो अच्छा मिले। क्योंकि सरकार जो निर्धारित करती थी फिक्स करेंसी में, सरकार आरबीआई के द्वारा निर्धारित मूल्य होता था वो थोड़ा कम होता था और बाजार की दर थोड़ी सी ज़्यादा होती थी। तो हम चाहते थे कि व्यापारियों को बाजार की दर पर एक्सचेंज करके दें, एक्सपोर्टर्स को, निर्यातकों को, जिनने निर्यात किया और वहाँ से डॉलर लेके आ रहे हैं, विदेशी मुद्रा लेके आ रहे हैं, हम उनको बढ़ावा देना चाहते थे ताकि हमारा निर्यात बढ़े, ताकि हमारे विदेशी मुद्रा का आना बढ़े। हम उनको प्रोत्साहन देना चाहते थे, इसलिए उनके द्वारा लाए गए धन पर हम चाहते थे कि उनको अच्छे दर पर एक्सचेंज हो। इसलिए जो है ये सिस्टम लागू किया गया।
लेकिन व्यापारियों को ही लाभ मिले और बाकी को ना मिले, इसके लिए ये व्यवस्था की गई कि चालू खाते में लागू किया गया। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता केवल चालू खाते में लागू है। अब प्रश्न ये है कि चालू खाता क्या होता है। चालू खाता क्या होता है, इसके लिए हम समझते हैं एक दूसरी चीज। भारत में जितना भी विदेशी मुद्रा आती है और विदेशी मुद्रा जाती है, जितना भी विदेशी लेन देन हम करते हैं, विदेशों को देते हैं या विदेशों से लेते हैं, उसका एक हिसाब किताब होता है, उसका एक अकाउंटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट या हिंदी में बोलते हैं भुगतान का संतुलन। भुगतान संतुलन एक अकाउंटिंग है, खाता है। इसमें भी दो खाते हैं अकाउंट्स। एक खाता है चालू खाता, करेंट अकाउंट, और एक है पूंजी खाता, कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिए, जितना भी पैसा व्यापार से मिलता है, वस्तु और सेवाओं के व्यापार से जितना पैसा हम विदेशों से प्राप्त करते हैं, ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड बाय मीन ऑफ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो आता है इस खाते में। उसको इस खाता बही में हम मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा जितना भी पैसा आता है अपार्ट फ्रॉम ट्रेड, जितना भी पैसा आता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ लोन, वेदर इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वेदर इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रांट्स इन इंडिया, ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में, निवेश के रूप में जितना भी पैसा आएगा वो सब पूंजी खाते में आता है। फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, पूंजी खाते में कौन सा पैसा आएगा? ऋण, अनुदान, ग्रांट्स, निवेश, इन्वेस्टमेंट। और चालू खाते में कौन सा पैसा आएगा? व्यापार, ट्रेड। इससे जितना भी पैसा आएगा वो सारा चालू खाते में आएगा। पैसा आएगा और पैसा जाएगा, दोनों है। तो चालू खाते में व्यापार का पैसा आता है। मैंने शुरू में बताया हमें ये क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने निर्यातकों को लाभ देना चाहते हैं, हम विदेशी व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे निर्यात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए हम किसे बढ़ावा देंगे? इसके लिए हम इस चालू खाते को बढ़ावा देंगे। यही कारण है फ्रेंड्स, दिस इज द कॉज, दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव इम्प्लीमेंटेड दिस फुली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इन करेंट अकाउंट ओनली, क्योंकि हम व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। तो इसका मतलब यह है कि अगर व्यापार में यानी चालू खाते में यानी व्यापार के द्वारा अगर कोई विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी तो वो आरबीआई के रेट ऑफ एक्सचेंज पर एक्सचेंज ना होकर बाजार की दर पर एक्सचेंज होगी चालू खाते में। लेकिन यदि वो पूंजी खाते में आएगी तो फिर वो एक्सचेंज होगी किस पर? ऑन द रेट विच इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। इसलिए कह रहे हैं हम कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता केवल कहां पर लागू की गई है? चालू खाते में। लेकिन प्रश्न यह है कि पिछले कुछ दिनों से हम अपने निवेशकों को भी आकर्षित कर रहे हैं। भारत में हम चाह रहे हैं कि दूसरे विदेशी निवेशक आए, वो अपना उद्योग लगाएं और देश में औद्योगिकरण बढ़े। आप देखिए कि हमारा जो कार्यक्रम है मेक इन इंडिया, उसका तो नारा ही है कम मेक इन इंडिया, दैट इज़ वी आर अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया। लेकिन जब वो निवेश करेंगे, भारत में पैसा लेके आएंगे, तो उनका पैसा जो है पूंजी खाते में आएगा। ठीक है, पूंजी खाते में आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कैपिटल अकाउंट में आएगा तो वो कम रेट ऑफ एक्सचेंज पर एक्सचेंज होगा। तो इससे जो है उनको नुकसान होता है। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि साहब अब इसे पूंजी खाते में भी करना चाहिए, पूंजी खाते में भी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए कि पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने में कठिनाई क्या है। देखिए, ऐसा है कि रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को अगर आप पूंजी खाते में लागू करते हैं तो जब पैसा आएगा तो वो तो फॉरेन एक्सचेंज के रूप में आएगा। उनको रुपया देने में तो हमको कोई कठिनाई नहीं है। फॉरेन भाई डॉलर आएगा, यूरो आएगा, आने दो, उससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक बढ़ेगा, उनको हम रुपया दे देंगे। रुपया तो हमारे पास इनॉर्मस अमाउंट में है। लेकिन आप ये देखिए कि जो विदेशी निवेश आया है वो एक दिन जाएगा। अरे जो आया है वो जाएगा। साहब निवेश क्यों कर रहा है? लाभ ले आने के लिए। तो जब वो अपना निवेश वापस ले जाएगा तब हमको हमारे पास देने के लिए विदेशी मुद्रा होनी चाहिए उतने अमाउंट में। तो ये अच्छा तो है, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूंजी खाते में भी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करनी चाहिए, ये अच्छी बात है।
लेकिन इसे लागू कब कर सकते हैं? जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा का भंडार हो, तभी लागू कर सकते हैं। अच्छी बात है मर्सिडीज में घूमना, अच्छी बात है बिजनेस क्लास की फ्लाइट्स में घूमना, लेकिन ये कब कर सकते हैं आप? ये सब लीजर्स कब उठा सकते हैं? ये तब उठा सकते हैं जबकि हमारे पास पर्याप्त पैसा हो। इसी तरह से रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पूंजी खाते में लागू तभी कर सकते हैं जबकि हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार हो। बीच में 2007-8 में ऐसी स्थितियां बनी थी कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्त मात्रा में था। यही कारण है कि हमने जो है रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने की कोशिश की थी पूंजी खाते में। इसके लिए एक समिति बनाई गई थी, एस तारापोर समिति, एस तारापोर समिति बनाई गई थी। और एस तारापोर समिति ने रिकमेंड किया था कि भारत में किया जा सकता है, बट इट शुड बी डन इन ए स्टेज वाइज मैनर। धीरे धीरे एक एक क्रमबद्ध रूप से किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में जो रिसेशन आया 2007-8 में, मंदी आई, उसके कारण फिर हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार थोड़ा कम हुआ और फिर हम इसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यहाँ ऐसी स्थिति बन रही है। अभी हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है, लगभग 500 अरब डॉलर के करीब पहुंचने वाला है अब। तो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा तेजी से बढ़ रहा है, तो हम एक बार फिर यहाँ पर भी रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू करने की स्थिति में आ रहे हैं। और अगर ये आ गए तो समझ लीजिए भारत में निवेश बढ़ेगा, और जो सारा निवेश चीन से निकल रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक, वो सारा निवेश भारत में आ सकता है। फिर से मैं कहूँगा वही कि मौका है, दस्तूर है। अगर हम ये जो, इसके पहले मैंने एक बार कहा था, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। फिर एक बार मौका है कि अगर हम ये पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू करते हैं तो हमारे यहाँ विदेशी निवेश बढ़ेगा, और जो चीन से जो लोग जिनको विरक्ति हो रही है वो भारत में आ सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स फिर विदेशी मुद्रा से संबंधित लेना देना है। लेकिन अभी इसमें एक मुद्दा अभी रह गया है। वो मुद्दा ये है कि रुपए की कीमतें ऊपर नीचे कैसे होती है, उसको भी समझते हैं। रुपए और डॉलर की जो कीमतें, डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो ऊपर नीचे कैसे होता है, जरा उसको भी समझते हैं। फिर से हम देखते हैं, हमारे यहाँ चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता है। पूर्ण परिवर्तनीयता मतलब ये कि हम जो है विदेशी मुद्रा आ रही है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं किस पर? मार्केट रेट पर। अब मार्केट रेट किस पर डिपेंड करता है? मांग और पूर्ति पर। मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई, इस पर डिपेंड करता है। डिमांड एंड सप्लाई। प्रश्न यह है कि विदेशी मुद्रा के मामले में डिमांड क्या है? आप देखिए, विदेशी मुद्रा की हमको जरूरत कब पड़ती है? विदेशी मुद्रा की डिमांड कब होती है? विदेशी मुद्रा की डिमांड उसी स्थिति में होती है जब हमारे यहाँ इंपोर्ट हमको करना होता है, जब हमको आयात करना होता है। अब आयात किसी भी चीज़ का हो सकता है, सेवा का भी हो सकता है, वस्तुओं का भी हो सकता है। कोई कहेगा कि साहब हमको विदेश घूमने जाना पड़ता है, तब भी विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है, तो वो भी दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इम्पोर्ट, क्योंकि आप उनसे सेवाएं लेंगे। आप होटल की सेवा लेंगे, टूरिज्म की सेवा लेंगे, अम्यूजमेंट की सेवा लेंगे, रेस्टोरेंट की सेवा लेंगे, तो दैट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ इम्पोर्ट। तो हमको आयात के लिए विदेशी मुद्रा की जरूरत पड़ती है। दिस इज कंसर्न टू बी द दिस इज called to be the demand in case of foreign exchange। लेकिन प्रश्न ये आपूर्ति कहाँ से है? आप देखिए, भारत में डॉलर है, यूरो है, ये बंद तो रहे नहीं ना, ये तो अमेरिका से आ रहा है। हमको कहाँ से मिलता है? भारत में एक भारतीय को अगर कुछ वस्तुएं मंगाना है, कोई चीज़ें मंगा के बेचना है, इंपोर्ट करना है, तो उसको विदेशी मुद्रा मिलती कहाँ से? अमेरिका से तो मिलती नहीं है। ध्यान रखिए, वो मिलती है हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा के भंडार से, जिसको हम फॉरेक्स स्टॉक कहते हैं। फॉरेक्स स्टॉक, विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होगा, विदेशी मुद्रा भंडार ही आपूर्ति है यहाँ पर। विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज़्यादा होगा, विदेशी मुद्रा की आपूर्ति उतनी ज़्यादा होगी, और विदेशी मुद्रा भंडार कम होगा तो आपूर्ति कम होगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर डिमांड का मतलब है आयात और सप्लाई का मतलब है फॉरेन स्टॉक, फॉरेक्स स्टॉक या विदेशी मुद्रा का भंडार। अब जरा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉलर की कीमत कम ज़्यादा कैसे होती है। देखिए, ऐसा है कि
मैं फिर बता रहा हूँ, बाजार सिंपल, आलू टमाटर की कीमत देखिए, इनकी कीमत बढ़ती घटती कैसी है। जब आलू की सप्लाई बढ़ जाएगी तो कीमत कम हो जाएगी, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमत बढ़ जाएगी। आपूर्ति ज़्यादा कीमत कम, आपूर्ति कम कीमत ज़्यादा, और मांग बढ़ जाएगी तो कीमत ज़्यादा हो जाएगी, और मांग कम हो जाएगी तो कीमत कम होगी। यही का यही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तो विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। मांग यानी क्या है? आयात। जब आपके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा आयात करने लगेंगे तो आपके देश की मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी और डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि आप आयात कर रहे हैं। आयात जो है वो जितना ज़्यादा होगा, आप विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ती जाएगी और आपके देश की मुद्रा की कीमत कम होती जाएगी। और आयात कम होगा तो विदेशी मुद्रा की कीमत कम होगी और आपके देश की मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। सप्लाई देखिए, सप्लाई यानी क्या है? फॉरेक्स स्टॉक, विदेशी मुद्रा का भंडार है। जब विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ जाएगा, इसका मतलब यह है सप्लाई बढ़ जाएगी, और सप्लाई बढ़ जाएगी तो विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी और आपके देश की मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। इन द सेम मैनर, अगर ये फॉरेक्स स्टॉक कम हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, तो डॉलर और विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी और आपके देश की मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये कीमत कम ज़्यादा होती है। जब फॉरेक्स स्टॉक बढ़ जाता है तो डॉलर की, यूरो की कीमत कम हो जाती है। जब विदेशी मुद्रा का भंडार कम हो जाता है तो बढ़ जाती है। इस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन एक चीज़ देखिए आप, जब फॉरेक्स स्टॉक बढ़ता है, इसको भी देखिए। मैंने अभी तो कहा कि फॉरेक्स स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कभी मंदी के ज़माने में हमारे पास 250 अरब डॉलर के करीब था तो हम बहुत खुश थे। आज तो 500 अरब डॉलर के करीब हो गया है। तो विदेशी मुद्रा की कीमत जो है, हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है, लेकिन एट द सेम आयात भी बढ़ रहा है, इसलिए कीमत इतनी कम नहीं हो रही। लेकिन जब विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ध्यान रखिए कि डॉलर की कीमत कम होने लगती है, विदेशी मुद्रा की कीमत कम होने लगती है, देश की मुद्रा की कीमत बढ़ती है। अब यहाँ भी एक पेंच कि जब विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा तो विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी और देश की मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी। लेकिन अब आप देखिए कि ये अच्छा लगता है कि देश की मुद्रा की कीमत क्या हो रही है? बढ़ रही है, देश आगे जा रहा है। अच्छी बात भी है, सही बात भी है, देश आगे जा रहा है, वो संकेतक है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसका भी एक कष्ट है। विदेशी मुद्रा की कीमत ज़्यादा बढ़ेगी तो एक कष्ट है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कीमत अगर कम हो जाएगी तो उसका भी कष्ट है। कष्ट ये है कि इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, हमारे जो निर्यातक है उनको नुकसान होगा। आप देखिए, मान लो एक एक्सपोर्टर है, वो कोई चीज़ एक्सपोर्ट करके $100 कमाता है और $1 मान लो 70 रुपये का है, तो उसको 7,000 रुपये मिलेंगे भारत में। एक निर्यातक है, वो विदेशों में निर्यात करके $100 कमाता है, भारत में वही $100 लेके आए, 70 रुपये मान लो $1 की कीमत है, तो उसको 7,000 मिलते हैं। लेकिन कल को आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ जाए, उसके कारण विदेशी मुद्रा की कीमत कम हो जाए, यानी डॉलर की कीमत हो जाए, सपोज डॉलर की कीमत कम हो जाए, 60 रुपये हो जाए, तब आपको इसी $100 के 6,000 मिलेंगे उस निर्यातक को, एक्सपोर्टर को। तो इससे तो एक्सपोर्टर को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। और एक्सपोर्टर को नुकसान होगा तो एक्सपोर्ट कम करेगा, देश का निर्यात कम हो जाएगा। देश का निर्यात कम होगा तो हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसको दिक्कत होने लगती है। इसलिए सरकार इसमें थोड़ा सा बैलेंस बना के चलती है कि विदेशी मुद्रा की कीमत को बहुत ज़्यादा कम नहीं होने देती है। तो इस कारण फिर हम विदेशों में निवेश के लिए पैसा उपलब्ध करा देते हैं, हमारे ऋण समय से पहले चुका देते हैं। इस तरह से करके विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको बहुत तेज़ी से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देते हैं, ताकि निर्यातकों को नुकसान ना हो। ध्यान रखिए, विदेशी मुद्रा का भंडार जब बढ़ जाता है और उसके कारण डॉलर की, विदेशी मुद्रा की कीमत कम होने लगती है, इसको हम ओवर हीटिंग की समस्या कहते हैं। इसको डच डिजीज़ भी कहा जाता है, डच डिजीज़ या ओवर हीटिंग की समस्या। बीच में 2007 में ऐसा हुआ भी था, तो इसके कारण निर्यातकों को नुकसान होने लगता है, लेकिन सरकार उसको फिर बैलेंस करती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हमने पढ़ा कि किस तरह से रेगुलेशन होता है, किस तरह से एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है चलता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मैं हमेशा कहता हूँ, अच्छा लगा है तो उसको एक्सप्रेस कीजिए,
बताइए साहब कि आपको अच्छा लगा है, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे इसके बारे में। और अगर आपको ये चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नियमित रूप से आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।